हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक है ना। आज हम नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार के नंबर होते हैं। ठीक है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट थ्योरेटिकल फॉर्म में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज जो है हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को जो है। तो सबसे पहले समझते हैं कि नंबर क्या होता है। ठीक है। तो अगर हम नंबर की बात करें, अगर हम यहाँ पर नंबर की बात करते हैं, तो जैसे नंबर आपसे कोई पूछता है कि भाई नंबर क्या है, अंक क्या होते हैं, तो आपने कहा कि जैसे ही नंबर की बात आती है तो हम अगर अंकों की बात करते हैं, हम अगर नंबर की बात करते हैं तो हमने कहा 0 1 2 3 4 5। ठीक है ना। यही तो आपके नंबर हैं। ठीक है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब ये आपके नंबर हैं। अब जैसे अगर मैं आपसे इसमें कुछ चीजें पूछूं, अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताएं कि इस नंबर सिस्टम में, नंबर्स में आपके जो है नंबर सिस्टम में एक अंक वाले, ठीक है ना, एक अंक वाली संख्याएं, एक अंक वाली कितनी संख्याएं हैं, एक अंक वाली कितनी संख्याएं हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम समझ रहे हैं किसके बारे में, नंबर के बारे में, अंक के बारे में। एक अंक वाली कितनी संख्याएं हैं। ठीक है। किसी ने आपसे कहा कि भाई आप मुझे बताओ, ठीक है, आपको नंबर सिस्टम पता है, आपको पता है कि भाई 1 2 3 4 5 इसको हम नंबर कहते हैं। ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि इस नंबर सिस्टम में एक अंक वाली कितनी संख्याएं हैं। तो आप कहेंगे कि एक अंक वाली कितनी संख्याएं होंगी, जरा बताइए। आपने कहा एक अंक वाली 9 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 9 संख्याएं होती हैं आपके नंबर सिस्टम में एक अंक वाली संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना। यही तो एक अंक वाली संख्याएं हैं। तो कितनी होती हैं आपकी? 9 होती हैं। ठीक है ना। अगर मैं इसमें आपसे पूछूं 2 अंक वाली संख्याएं बताइए, जरा मुझे बताइए कि 2 अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं नंबर सिस्टम में। 2 अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं आपके नंबर सिस्टम में, जरा बताइए भाई, कितनी संख्याएं होती हैं। 2 अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं, बता सकते हैं आप। 2 अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं? तो एक अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं आपकी? 9 होती हैं। 2 अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं, जरा बताइए भाई। 2 अंक वाली, तो जैसे आपने गिनना स्टार्ट किया तो 11 12 भाई 10 से स्टार्ट हुआ, 10 11 12 कहां तक होगा? 99 तक। 10 11 12 13 14 15 कहां तक जाएंगे आप? 99 तक। तो 99 तक की जो संख्या है वो 2 अंक वाली संख्याएं हैं। ठीक है ना। तो कितनी संख्या हो गई? अब देखो 100 में टोटल में हम जरा देखते हैं, तो 100 में 9 संख्याएं तो निकल गई एक अंक वाली। 100 में 9 संख्याएं निकल गई एक अंक वाली। अच्छा, 100 में एक संख्या होती है 3 अंक वाली, कौन सी होती है? 100 होती है भाई। एक अंक वाली कौन सी, 3 अंक वाली कौन सी संख्या होती है आपकी? 100 होती है। तो एक उधर चली गई, कितनी बची? 90। कितनी बची? 90। कितनी बची? 90। बात मेरी समझ में आ रही है। एक अंक वाली कितनी संख्याएं हैं? 9। अब 1 to 100 में 2 अंक वाली संख्याएं आएंगी। तो आपने कहा कि भाई 100 में से 9 निकल गई एक अंक वाली, बची 91। एक निकल गई 3 अंक वाली, कितनी बची? 90। तो 90 संख्याएं हो गई आपकी 2 अंक वाली संख्याएं हो गई जो है नंबर सिस्टम में। अब एक चीज जरा देखिए, जब एक अंक वाली संख्याएं पूछी गई नंबर सिस्टम में कितना आ गया? 9। आपका जब 2 अंक वाली संख्याएं पूछी गई कितना आ गया? 9 9 0। जब 2 अंक की बात आई तो 9 के पीछे कितने जीरो बढ़ गए? 1 जीरो बढ़ गया। अगर मैं कहूं कि नंबर सिस्टम में 3 अंक वाली संख्याएं, 3 अंक वाली संख्याएं कितनी होंगी? 3 अंक वाली कितनी संख्याएं होंगी? 3 अंक वाली कितनी संख्याएं होंगी?
कितनी संख्याएं होंगी, 3 अंक वाली कितनी संख्याएं होंगी? तो आप कह सकते हैं कि इनकी संख्या 900 होगी। ठीक है ना। यहां भाई 2 अंक वाली पूछा था, 9 के पीछे 1 0, ठीक है ना। 3 अंक वाली पूछा, 9 के पीछे 2 0, ठीक है। जितने अंक वाली पूछेगा, देखो इससे कॉन्सेप्ट निकल के आ गया, जितने अंक वाली संख्याएं पूछेगा आपको करना क्या है कि 9 के पीछे उतने, जैसे 4 अंक वाली पूछेगा तो 9 के पीछे आपको 3 0 रखना है। ठीक है। जैसे पूछा कि 4 अंक वाली कितनी संख्याएं होंगी, 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं? तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 9000, 9000। अब आपसे पूछेगा 10 अंक वाली कितनी संख्याएं होंगी, 10 अंक वाली कितनी संख्याएं होंगी? आपसे पूछा गया कि 10 अंक वाली कितनी संख्याएं होंगी नंबर सिस्टम में? आपने कहा 9 × 10 के पावर 9, 9 × 10 के पावर 9। भाई इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 9 × 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, 9 × 10 के पावर 9, ठीक है ना। अर्थात आप जो है 9 के पीछे 9 0 बढ़ा दीजिए। 9 के पीछे कितने 0 बढ़ाना है आपको? 9 0 बढ़ाना है। तो आपको 10 अंक वाली कितनी संख्या नंबर सिस्टम में होती है आपको मिल जाएंगी। तो ये चीज समझ में आई। सबसे पहले हमने बात किया नंबर की। नंबर की अगर हम बात करें तो भाई 0 1 2 3 4 ये हमारे नंबर होते हैं, ठीक है ना। 1 अंक वाली कितनी संख्याएं होती है नंबर सिस्टम में? 9 होती हैं। 2 अंक वाली कितनी संख्या होती है? 90 होती हैं। 3 अंक वाली कितनी होंगी? तो देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं 0 की संख्या क्या हो जाएगी, जितनी अंक वाली संख्याएं पूछी जाएंगी उतने में 1 0 कम आएगा। अगर 3 अंक वाली पूछे जाएंगे तो 2 0 आए, किसके पीछे? 9 के पीछे। तो अगर आपसे 10 अंक वाली संख्याएं पूछी जाएंगी तो 9 के पीछे 9 0 होंगे। अगर आपसे 19 अंकों वाली संख्याएं पूछी जाएंगी, 19 अंकों वाली कितनी संख्या है नंबर सिस्टम में? तो आप क्या देंगे? 9 × 10 के पावर 18, 9 × 10 के पावर 18, 9 के पीछे 18 0 बढ़ा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए अब जरा आगे बात करते हैं। अब जरा आगे कुछ और बातें कर लेते हैं और अब जरा मुझे अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और इसका आंसर दीजिए जरा, ठीक है। एक सामने यहां पे देखो कुछ लिखा हुआ है आपके कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स रिक्वायर्ड टू काउंट 1 to 100, ठीक है। 1 to 100, 1 से 100 तक गिनने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होती है? अभी तो हमने पढ़ लिया जो है संख्याओं के बारे में, 1 अंक वाली संख्या, 2 अंक वाली संख्या, 3 अंक वाली संख्या, 4 अंक वाली संख्या। अगर हमसे पूछा जाएगा 10 अंक वाली संख्या कैसे निकालेंगे, आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 1 से 100 तक जो आप संख्याएं काउंट करते हैं उनको काउंट करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ती है? इसको जरा बताइए भाई, कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? ठीक है, इसको जरा मुझे बताइए, कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? बिल्कुल बता सकते हैं। तो अगर मैं यहां पर आपसे कहूं, देखो अभी अभी आपने समझा कि आपके नंबर सिस्टम में 1 से 100 तक की बात अगर हम करें तो 1 अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं? 9 संख्याएं होती हैं। 1 अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं? तो आपने कहा 1 अंक वाली कितनी संख्याएं? 1 अंक वाली 9 संख्याएं होती हैं। तो 1 × 9, तो ये तो आपका 9 आ जाएगा, ठीक है ना। 1 अंक वाली कितनी संख्या होती है? 9 होती हैं, ठीक है। 2 अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं? 2 अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं? तो आपने कहा 90 होती हैं। हर में 2 अंक की जरूरत पड़ेगी भाई, 90 में 2 अंक हैं, तो यहां पे कितना हो जाएगा आपका? 180 हो जाएगा। क्लियर है? और देखो 3 अंक वाली कितनी संख्या होती है 1 to 100 में? 3 अंक वाली कितनी संख्या होती है? 1 होती है। 1 में कितने अंक होते हैं? 3 में। 100 में 3 अंक होते हैं, तो 3 ये हो गए, ठीक है ना भाई। 1 अंक वाली संख्याएं 9 होती हैं, सब में 1 अंक होते हैं, तो 1 × 9, तो 9 तो ये आ गई, ठीक है ना। 90 संख्या में हर में 2 अंक होते हैं, तो 90 2 180, अर्थात 180 ये हो गए। और आपका जो 100 होता है उसमें 3 अंक होते हैं, तो 3 अंक आपके ये हो गए। सबको आपस में ऐड कर लीजिए, सबको आपस में ऐड कर कितना आ जाएगा? 192,
कितना आ जाएगा 192। अर्थात अगर आपको 1 से 100 तक की संख्याओं को काउंट करना है तो आपको कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? आपको 192 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है? समझ में बात आ रही है? ठीक है, तो जो है हमने सीख लिया कि अगर हमसे कोई पूछेगा कि जो है 1 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं नंबर सिस्टम में, तो 9 होती हैं। 2 अंक वाली संख्याएं आपकी 90 होती हैं। 3 अंक वाली संख्याएं 900 होती हैं। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछे कोई 11 अंक वाली कितनी संख्याएं नंबर सिस्टम में होती है, तो 9 × 10 के पावर 10। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट हमने समझा कि अगर यहां पर पूछा जाता है कि 1 to 100, ठीक है, तो 1 to 100 का हमें पता एकदम क्लियर हो गया कि 192 जो है नंबर्स की जरूरत पड़ती है या 1 to 100 संख्याओं को काउंट करने के लिए कितने डिजिट्स की जरूरत है। रिक्वायर्ड डिजिट्स कितने हैं? 192 हैं। अगर आपको 1 to 100 सारे नंबर्स लिखने हैं तो आपको 192 डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो गया? तो अब अगर मैं यहां से आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करूं, एक आपके पास बुक है और आपको नंबरिंग करनी है बुक की, 200 पेज की एक बुक है। कितने पृष्ठ हैं? 200 आपके जो है पेजेस हैं, 200 पेजेस हैं। आप मुझे बताएं कितने डिजिट्स रिक्वायर्ड होंगे इस 200 पेजेस के की नंबरिंग करने के लिए। जैसे आपने कहा ना कि 1 to 100 की को जो है लिखने के लिए आपको 192 डिजिट्स चाहिए। तो अगर 200 पेजेस हैं मेरे पास और मुझे उसमें पेज नंबर जो है लिखने हैं, तो मुझे कितने डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी? जल्दी से आंसर दीजिए भाई, कितने डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी? जल्दी से आंसर मुझे बताइए। 200 पेजेस की मेरी एक बुक है, तो मुझे उसमें जो है अपनी नंबरिंग करनी है, तो मुझे कितने पेजेस वहां पर लगाने पड़ेंगे? तो बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर? देखिए, आपने कहा कि मुझे पता है कि 1 to 100 की अगर मैं बात करता हूं, 1 to 100 की अगर मैं बात करता हूं, तो 1 to 100 में आपके कितने डिजिट्स की जरूरत होगी? 192 की। ठीक है ना? 1 to 100 की मैंने बात की, कितना होगा आपका? यहां पे 192 डिजिट्स आ गए। अब मुझे बात करनी है 201 से 200 तक, 201 से 200 तक। अब आप मुझे बताइए कि 201 से 200 तक आपके 3 डिजिट्स होंगे कि नहीं होंगे? भाई 201 से 200 तक सब में 3 डिजिट, 201, 203 सब में आपके जो है वो होंगे। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, अच्छा एक मिनट, 201 से नहीं 101 से, ठीक है ना? 101 से 200 तक सब में 1 डिजिट होंगे, 3 डिजिट होंगे। 101, 102, 103 सब में 3 डिजिट होंगे। तो अब देखो यहां पे, और आपके पेजेस कितने हैं अभी? 100, सब में 3 डिजिट लगेंगे, ये हो जाएगा 300, हमको ये जरूरत हो रहेगी। 1 to 100 में 192 हमको वहां पे जरूरत है, तो 300 प्लस 192 कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 492। 492 डिजिट्स हमें चाहिए 200 पेजेस की नंबरिंग करने के लिए। ठीक है ना? कितने डिजिट्स रिक्वायर्ड होंगे? 492। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जाए एग्जाम में, तो आप आंसर दे सकते हैं। आपसे मैं कह दूं कि 800 पेजेस है मेरे पास, 800 पेजेस है मेरे पास, तो कितने डिजिट्स मुझे रिक्वायर्ड होंगे? तो आप कहेंगे कि 1 to 100 में 192 हो गए। अब आप देखो जैसे ही आप 100 से आगे बढ़ेंगे, तो अब 800 तक में सब में आपके 3 डिजिट्स होंगे, सब में सारे में 3 डिजिट होंगे। तो अब यहां पर देखिए कि 100 पेज तो कम हो गए, 700 और बचे, तो 700 इंटू 3 2100 हो जाएगा, और 2100 में 192 और जोड़ दो तो 21192 आपका आंसर हो जाएगा। 2100 में 192 जोड़ दो, 2100 में 192 और ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 2292 आएगा, 2292 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। अच्छा, अब जरा एक क्वेश्चन का आंसर मुझे और दीजिए, अब जरा एक क्वेश्चन का आंसर मुझे आप और दीजिए। ये तो बात हो गई जो है डिजिट्स रिक्वायर्ड की। अब अगर कोई भी आपसे पूछता है कि जो है जैसे 1 to 100 आप संख्या लिखते हैं, कोई भी अंक कितनी बार प्रयोग किया जाता है 1 to 100 संख्याओं को लिखने में। अब आपसे अगर पूछा जाता है कोई अंक 1 to 100 तक लिखने में कितनी बार प्रयोग होता है, जैसे अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताएं कि 1 to 100 में 1 से 100 तक में जीरो कितनी बार आता है, जीरो कितनी बार आता है, बताइए जरा, जीरो कितनी बार आता है, बताइए, बता सकते कितनी बार आता है, कितनी बार आता है 1 से 100 तक में जीरो कितनी बार आता है, बताइए जरा। तो आप देखेंगे कि जैसे आप जीरो की बात करते हैं तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और आपका 100, यही तो जीरो आएगा, ठीक है ना। तो जीरो कितनी बार है जरा काउंट लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपका जो जीरो है वो कितनी बार आया आपका 11 टाइम, ठीक है ना, कितनी बार आया आपका 11 टाइम। अब एक बात और याद रखिएगा, अगर आपसे जीरो के अलावा कोई भी संख्या पूछी जाए, ठीक है, जैसे पूछा जाए कि 1 कितनी बार आता है, 2 कितनी बार आता है, 3 कितनी बार आता है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि आपका जो जीरो है वो तो 11 टाइम्स आता है, जो 1 है वो आपका 21 टाइम आता है, जो 1 है आपका वो 21 टाइम आता है, और 1 के अलावा बाकी सभी संख्याएं 20 टाइम्स आती हैं, 20 बार आती हैं, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो। तो बात क्लियर है, जीरो कितनी बार आता है 11 टाइम, ठीक है ना, 1 कितनी बार आता है 21 टाइम, बाकी जितनी संख्याएं हैं 2 है, 3 है, 4 है, वो आपकी सब 20 टाइम्स आती हैं। 121 टाइम्स इसलिए आता है क्योंकि 100 में भी लास्ट में आता है ना, 100 में 100 होता है ना 100, तो 100 वही 1 बढ़ जाता है, बाकी तो सबकी संख्या 20 होती है, लेकिन 1 की एक संख्या इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि 100 में 1 आता है। तो इसलिए इस बात को याद रखना है आपको कि 1 to 100 में 1 आपका 21 टाइम्स, बाकी जितनी संख्याएं हैं सब 20 टाइम्स आती हैं, और जीरो कितनी बार आता है आपका 11 टाइम आता है। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। तो चलिए अगर ये सारी चीजें क्लियर हैं तो जरा एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि हाउ मेनी टाइम्स ए टाइपिस्ट हैज टू टैप ए की टू टाइप द पेज नंबर्स ऑफ ए बुक ऑफ 250 पेजेस। एक टाइपिस्ट को 250 पृष्ठों की पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक टाइप करने के लिए कितनी बार कुंजी पर टैप करना पड़ता है? 444, 545, 642 की नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देखो एक टाइपिस्ट है, उसको टाइप करना है पेज नंबर, 250 पेजेस है उसके पास, 250 पेजेस हैं, और उसको पेज नंबर टाइप करना है। कुंजी को वैसे मान लो उसको 1 टाइप करना तो 1 बार, अगर उसको 112 टाइप करना 3 बार उसको टाइप करना पड़ेगा, 3 बार उसको टाइप करना पड़ेगा, 2 बार 1 को, 1 बार 2 को। तो आपको बताना है कितनी बार उसको टाइप करना पड़ेगा उस जो है कीबोर्ड की कुंजी को, अगर उसको 250 पेजेस को पेजेस में पेज नंबर टाइप करना है तब। तो जल्दी से आंसर दीजिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कैसे करना है, आपको चीजें पता है कैसे करना है। तो जल्दी से मुझे आंसर करके बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर, 444 होगा कि 545 होगा कि 642 होगा, नन ऑफ दीज होगा। बहुत सिंपल सा है। तो देखो आपको मैंने बताया है कि अगर पेजेस कितने हैं उसके पास 250 है, यहां बताना है कितने डिजिट्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है ना, कितने डिजिट्स रिक्वायर्ड है उसको
250 पेजेस को टाइप करने के लिए, उनमें पेज नंबर टाइप करने के लिए, तो आपने इसको निकाला है कि अगर 1 to 100 की बात आती है तो यहां पर 192 डिजिट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है ना। अगर 1 to 100 की हम बात करें तो यहां पे 192 डिजिट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब एक चीज देखिए, आप जब आगे चलेंगे तो 100 to 1 to 200 में आपके हर एक पेजेस में 3 डिजिट्स होंगे, हर एक पेजेस में 3 डिजिट्स होंगे, और ये 100 पेजेस होंगे तो यहां पे 300 ये हो गया, 300 ये हो गया, ओके। इसी प्रकार से जब 201 से आप 250 तक जाएंगे तो 50 पेजेस ये हैं और सब में आपके 3 डिजिट्स होंगे भाई, 201, 202, 212, 225, 237, सब में 3 डिजिट्स होंगे। तो 50 पेजेस में 3 डिजिट्स ये हो गए तो आपका 150 ये हो गया। सबको ऐड कर लीजिए, 300 प्लस 192 प्लस 150, जरा सबको ऐड करिए कितना आएगा भाई ये, तो यह आ जाएगा आपका 2 आएगा, 9 प्लस 5 14, 14 4 आएगा, 1 बचेगा कैरी 112 और 3 to 5 16, 642 आपका आंसर आ जाएगा। 642 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो मैंने कहा ना, कितने भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, आपसे कहा जाए कि 800, 900 पेजेस कह दिया गया, तो आपने कहा 900 पेजेस जब कहा गया तो 1 to 100 में 192, अब मेरे पास 800 पेजेस और बच गए भाई, 900 कहा गया, 800 बच गए। हर एक पेज में 3 डिजिट्स होगा, हर एक पेज में 3 डिजिट्स होंगे। तो आपने क्या किया कि 800 into 3 2400 हो गया, और 2400 में 192 और ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2400 में 192 और कितना आ जाएगा, 2592 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, बस माइंड में कैलकुलेशन करके आप आंसर दे सकते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो अब अगर आएगा तो आपसे गलत नहीं होगा, क्लियर है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और कुछ नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब हम बात करने वाले टाइप्स ऑफ नंबर की। अभी हमने सीख लिया नंबर क्या होता है, ठीक है ना। अगर हम 1 to 100 की बात करते हैं तो 1 to 100 में कितनी 2 अंक वाली संख्याएं होती हैं, कितनी 1 अंक वाली संख्याएं होती हैं। अगर हमसे कभी पूछा जाए कि आपके नंबर सिस्टम में जो है 11 नंबर वाली कितनी संख्याएं होंगी, आप बता सकते हैं, ठीक है ना, कि 9 into 10 के पावर 10 कर दीजिए, मेरा आंसर हुआ, ठीक है, क्लियर है। और अगर आपसे पूछा जाए कितने डिजिट्स रिक्वायर्ड हैं, इतने पृष्ठ में इतने पेजेस है मेरे पास, अब कोई आपके पास काम लेके आ गया भाई कि इतने पेजेस मुझे मेरे हैं, कितने डिजिट्स मुझे लगेंगे, इसको एक डिजिट का 2 रुपए में लेता हूं, अगर मुझे 2000 डिजिट्स में लगाने पड़ेंगे तो 4000 रुपए तुमको देने पड़ेंगे। तो तुरंत से उसने कैलकुलेट कर लिया इतने पेजेस हैं, कितने पैसे लगेंगे जरा बताओ। तो आपने कहा 200 पेजेस हैं, देखो ये इतना पैसा लगेगा भाई। तो सारा कैलकुलेशन आप दिमाग में कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स की, नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो है नंबर की। तो नंबर देखो, रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याएं, और कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है ना। तो जैसे आप रियल नंबर की बात करते हैं, आप यहां पे रियल नंबर की बात करते हैं, तो जैसे रियल नंबर की अगर मैं बात करूं तो जो भी आपका नंबर होता है जैसे 1 2 3 4, ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 0 से लगा करके और हम जो इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है ना, 0 से लगा करके हम जो है इनफाइनाइट तक जाते हैं, प्लस इनफाइनाइट तक, वो सारे आपके रियल नंबर हैं। इधर अगर बात करें तो आपका अगर माइनस इनफाइनाइट तक, ये सारे आपके रियल नंबर हैं, ठीक है ना। इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना, इमेजिनरी नंबर आई। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो ऐसे नंबर जैसे मान लो रूट का -1 है, रूट का -5 है,
ठीक है ना, ये आपके इमेजिनरी काल्पनिक नंबर हैं। कह सकते हैं कि वे नंबर जिनका वर्ग करने पर भी वो धनात्मक नहीं होते, वो पॉजिटिव नहीं होते, वे नंबर आपके इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है भाई? सबसे पहले नंबर की बात की, नंबर आपका रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर क्या है? जब आप जीरो से प्लस इंटीजर तक जाए या जीरो से माइनस इंटीजर तक जाए, ये सारे आपके नंबर रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें इमेजिनरी नंबर की, इमेजिनरी नंबर क्या होता है? तो वे नंबर, ध्यान रखिए, वे नंबर यहां पे मैं लिख देता हूं कि वे नंबर, वे अंक, वे नंबर जिनका स्क्वायर करने पर, जिनका वर्ग करने पर जिनका वर्ग करने पर भी धनात्मक संख्या प्राप्त नहीं होती, जिनका वर्ग करने पर भी पॉजिटिव नंबर प्राप्त नहीं होता, पॉजिटिव नंबर प्राप्त नहीं होता, पॉजिटिव नंबर प्राप्त नहीं होता, वे आपके धनात्मक, वे आपके इमेजिनरी नंबर कहलाते, प्राप्त नहीं होता, वे आपके इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं, प्राप्त नहीं होता, वे आपके इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। जैसे रूट का 1 है, रूट का -5 है, अब अगर इसका आप स्क्वायर भी करेंगे तो भी आपको -5 मिलेगा, तो भी आपको -1 मिलेगा। तो ये आपका इमेजिनरी नंबर हो गया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? इसको सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं, जिनको हम सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपका रियल नंबर, और आपका इमेजिनरी नंबर से मिलके बना होता है, और आपका इमेजिनरी नंबर से मिलकर बना होता है, आपके काल्पनिक संख्या से मिलके बना होता है। जैसे बात यहां पर मैं कर दूं 6 प्लस रूट में -13, 6 प्लस -√13, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, क्योंकि ये रियल नंबर और आपका इमेजिनरी दोनों से मिलकर बना है। तो अब यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल फॉर्म में पूछे जाते हैं। नंबर दे दिया गया, ये कौन सा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है कि ये रियल नंबर है? अब आप आसानी से आंसर दे पाएंगे, ठीक है, कि अगर उसका हम वर्ग कर रहे हैं फिर भी वो पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो इमेजिनरी नंबर होगा, और रियल नंबर और आपका जो है इमेजिनरी नंबर से मिलकर जो नंबर बनेगा वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। क्लियर है? जैसे 6 प्लस रूट के अंदर -13 दे दिया जाए, ठीक है ना, आपका जो है 8 प्लस रूट के अंदर -7 दे दिया जाए, ये सारे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे, ठीक है। तो ये इतनी बात क्लियर हो गई, रियल नंबर और आपका इमेजिनरी नंबर और आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? चलिए अब जरा अगर आप बात करें जो है यहां पर रियल नंबर की। अब देखो रियल नंबर आपका क्या होता है? रेशनल और इरेशनल नंबर में डिवाइड हो जाता है। रियल नंबर भी दो प्रकार के आपके, रेशनल मतलब परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं, ठीक है ना, और इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्याएं, ठीक है ना। एक रेशनल नंबर और एक होता है आपका इरेशनल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर भी आपका रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो आपके रेशनल नंबर होते हैं, और जिन्हें नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ यहां पर एक कंडीशन और Q नॉट इक्वल टू 0, Q जो है Q का जो वैल्यू है 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो आपका रेशनल नंबर होता है। और जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो आपका इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब देखो रेशनल नंबर में आपका इंटीजर नंबर आते हैं और आपके डेसिमल नंबर आते हैं, ठीक है ना। अभी हम आगे इंटीजर नंबर के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। इंटीजर, अब अगर डेसिमल की बात करें तो डेसिमल में भी आपका जो है आगे जो है डेसिमल की अगर हम बात करें तो डेसिमल में आगे क्या होता है? देखो डेसिमल जो है दो प्रकार से होता है, एक आपका शांत दशमलव होता है। डेसिमल की अगर बात करें तो एक आपका टर्मिनेटिंग होता है,
टर्मिनेटिंग दशमलव होता है, डेसिमल होता है, और एक आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना। एक होता है डेसिमल में टर्मिनेटिंग अर्थात शांत दशमलव, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अर्थात अशांत दशमलव, ठीक है ना। शांत मतलब जो कुछ समय पर जाके शांत हो जाता है, जैसे मान लो 1/2 है, अब 1/2 में 0.5 आ गया ना, वो एक समय के बाद अब आगे नहीं बढ़ेगा, 0.5 उसका आंसर हो गया। लेकिन जैसे कह दिया जाए 1/3, जैसे आपने कहा 1/2, तो 1/2 की वैल्यू कितनी हो गई 0.5, तो ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया ना, ये शांत दशमलव हो गया, ये शांत हो गया। अब एक नॉन टर्मिनेटिंग, आपने कहा 1/3, 1/3 में क्या है देखो 0.9, अब ये 9 नहीं बढ़ती जाएगी, खत्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है ये, ठीक है ना। तो यहां पर जो है डेसिमल भी दो प्रकार से, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी दो प्रकार से होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी दो प्रकार से होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जो अशांत दशमलव है और बार बार वो संख्या रिपीट हो रही है। जैसे मान लो कोई पॉइंट ऐसे आ जाए, जैसे मान लो कोई पॉइंट आ गया आपका 5.3232 ऐसे करके, ये कहते हैं 343434 ऐसे करके, ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और अगर कह दें यहां पे कि जैसे एक दशमलव आ गया 6.324567, तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है ना, अशांत दशमलव है लेकिन कोई भी संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही। तो ये जो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी दो प्रकार में डिवाइड होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इतनी बातें क्लियर हैं, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर हुई तो रियल नंबर आपका दो नंबर्स में डिवाइड हुआ, रेशनल और इरेशनल। रेशनल में बात करें तो इंटीजर और डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है ना। इंटीजर में जो भी आप जीरो से लेकर के और प्लस इन्फिनिटिव, जीरो से लेके माइनस इन्फिनिटिव, तो जब जो भी आप बात करते हैं सारे से सारे नंबर्स आपके इंटीजर नंबर्स होते हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। क्लियर, इतनी बातें क्लियर हैं। डेसिमल क्लियर हुआ कि डेसिमल की बात करें तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, शांत दशमलव अशांत दशमलव। अशांत दशमलव में भी दो प्रकार से होता है, एक आपका, ठीक है ना, कि अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, अर्थात जो बार बार रिपीट कर रहा है, जो बार बार वही संख्या बार बार वहां पे रिपीट कर रही है, और एक अशांत दशमलव है लेकिन वहां पे संख्या जो है वो रिपीट नहीं कर रही, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो ये आपका डेसिमल का डेसिमल जो है कितने प्रकार में डिवाइड होता है इसका भी हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। अब जरा आगे और बात करते हैं, अब एक एक नंबर के बारे में बात करते हैं। जैसे जैसे सबसे पहले देखो ऊपर लिखा है आपका, ये तो हमने समझ लिया कि जो है क्या आपका रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है ना। रियल नंबर कितने नंबर से में डिवाइड होता है, जो आपका इंटीजर, जो रियल नंबर आपका इंटीजर और डेसिमल नंबर में डिवाइड होता है, तो डेसिमल नंबर को हम कितने नंबर से में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब देखिए सबसे पहले लिखा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की बात करें तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जो हम गिनते हैं संख्याओं को, जितनी भी काउंटिंग संख्याएं सब नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जैसे हम अगर बात करें फॉर एग्जाम्पल बात करें तो कुछ जैसे आपका हो गया 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर क्या हैं आपके, ये सारे नंबर आपके नेचुरल नंबर हैं, ये सारे आपके नेचुरल नंबर हैं। तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है ना, वास्तविक संख्याएं, सॉरी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है ना। तो जिन संख्याओं को हम गिनते हैं वे सारी संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर। चलिए आगे जरा देखिए, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। होल नंबर बहुत बार पूछा गया है, आपको नंबर का सेट दिया गया, फिर पूछा गया कौन से नंबर हैं, नेचुरल हैं कि आपका जो है होल नंबर है कि परफेक्ट नंबर है,
ठीक है ना। तो होल नंबर क्या होता है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो फ्रॉम द सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है ना। जो भी आप काउंट करते हैं, जैसे आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और इसके साथ में जब जीरो आपका जुड़ जाता है, ये आपका होल नंबर कहलाता है। जैसे इनके साथ में जीरो आपका जुड़ गया, ये क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो फ्रॉम द सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है ना। जैसे जो आप गणना करते हैं जिस संख्याओं की, जिन संख्याओं को आप गिनते हैं, उनके साथ में जैसे ही जीरो जुड़ जाता है तो वे संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात वो नंबर आपके होल नंबर कहलाते हैं। क्लियर है? छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत ही अच्छी हैं, ठीक है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो देखो, अब बात करते हैं कि इंटीजर्स, ठीक है ना। ऑल काउंटिंग नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स। जैसे यहां पे कहा गया कि इंटीजर, जैसे हमने वहां पर रियल नंबर पढ़ा था कि इंटीजर और डेसिमल, तो डेसिमल के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया था। अब जरा इंटीजर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम यहां पे इंटीजर की बात करते हैं तो देखो, जीरो से लगा करके और जो आप इधर जाते हैं 0 1 2 3 और आप चले गए प्लस इन्फिनिटिव तक 1 2 3, ठीक है ना, 4 और कहां तक जाएंगे? प्लस इन्फिनिटिव, ये आपका कहलाता है पॉजिटिव इंटीजर। और जब आप इधर आते हैं -1 -2 माइनस का 3 और ये आप पहुंच गए कहां तक? इन्फिनिटिव तक, आप पहुंच गए माइनस इन्फिनिटिव तक। तो ये आपका निगेटिव इंटीजर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? इधर जो है आपका एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव इंटीजर की, अगर मैं बात करूं पॉजिटिव इंटीजर की, पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा आपका? 1 2 3 4 5 और ये कहां तक जाएगा आपका? प्लस इन्फिनिटिव तक, ये पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं निगेटिव इंटीजर की, अगर मैं बात करूं निगेटिव इंटीजर्स की तो आप कहेंगे ये हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 -5 और कहां तक आपका? माइनस इन्फिनिटिव तक, ठीक है ना। तो ये आपका इंटीजर्स कहां से कहां तक होता है? जीरो से जो आप उधर जाते हैं वो आपका पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, जो आप इधर जाते हैं आपका निगेटिव इंटीजर्स होता है। अब अगर आपसे कोई कहता है कि ऑल नॉन निगेटिव इंटीजर्स, अगर कोई आपसे पूछता है कि ऑल नॉन निगेटिव इंटीजर्स, तो ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 0 1 2 3 और कहां तक होगा आपका? ये पूरा प्लस इन्फिनिटिव तक। क्लियर हो गया? तो इंटीजर क्लियर हुआ, ठीक है ना। जीरो से जो इधर की संख्या है इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक, ये पॉजिटिव इंटीजर, इधर की संख्या है निगेटिव इंटीजर। और अगर इसमें आप जीरो भी ऐड कर लेते तो क्या कहलाएगा? वो होल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा, ठीक है। अगर आपसे कोई कहता है कि ऑल नॉन निगेटिव इंटीजर्स, तो क्या आ जाएगा आपका? 0 1 2 3 4, ये पूरा कहां तक जाएगा आपका? इनफाइनाइट तक जाएगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब जरा थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इवन नंबर की। किसकी बात करते हैं? इवन नंबर की और ऑड नंबर की, ठीक है ना। तो अ काउंटिंग नंबर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर, ठीक है ना। जो आप की गिनती की संख्याएं, जो आप गणना करते हैं जिन संख्याओं की, और जो संख्या आपकी 2 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है, जो 2 से क्या हो जाए? पूरी तरह विभाजित हो जाए, वो आपकी क्या कहलाता है? वो आपका जो है एक सम संख्या कहलाती है, वो आपकी इवन नंबर कहलाते हैं। जैसे यहां पर अगर हम बात करें, जैसे 2 हो गया, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सारे आपके ये इवन नंबर हैं। जैसे 24 हो गया, जैसे 24 हो गया, 32 हो गया, 12 हो गया, 64 हो गया,
ये सारे नंबर कैसे हैं आपके, ये सारे आपके जो हैं ऑड नंबर हैं, सॉरी इवन नंबर हैं, ठीक है ना। तो ऑल ए काउंटिंग नंबर डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। जैसे आपसे कोई कहता है कि 312, अब 312 जो है 2 से डिविजिबल तो है, तो इसलिए ये एक आपका इवन नंबर हो। क्लियर है। अब जरा बात कर लें ऑड नंबर की। अकाउंटिंग नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर। जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है वो आपका एक ऑड नंबर है, अर्थात विषम संख्याएं हैं, ठीक है ना, विषम संख्याएं हैं। अब यहां पर देखो तो यहां पर जैसे हम बात करें जो है 3, 5, 7, 9, 11, फिर आपका 13, ये सारे नंबर कैसे हैं आपके इवन नंबर है। 15, ठीक है ना, ये कैसे नंबर है, इवन नंबर है। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होंगे, क्या नहीं होंगे? तो जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है वो आपके इवन नंबर, वो आपके ऑड नंबर हैं, और जो 2 से डिविजिबल है वो आपके जो है इवन नंबर है। सबसे छोटा आपकी, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या आपकी 2 होती है, और सबसे छोटी विषम संख्या आपकी 3 होती है, ठीक है ना। यदि लीस्ट इवन नंबर पूछा जाए तो क्या आएगा, 2 आएगा, और लीस्ट ऑड नंबर तो क्या आएगा आपका 3 आएगा। क्लियर है बात। चलिए अब जरा और आगे चलते हैं। अब जरा हम बात करते हैं यहां पे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की। अकाउंटिंग नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर इफ इट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स नेमली इटसेल्फ एंड 1। जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं वो आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक है ना। वो क्या कहलाते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं, ठीक है ना। ये बहुत बार पूछा जाता है कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, वे नंबर, ठीक है ना, जिनके केवल 2 फैक्टर हैं, जिनके केवल 2 फैक्टर हैं वो प्राइम नंबर होंगे, और जिनके 2 से अधिक फैक्टर हैं वो आपके कौन से नंबर होंगे, वो आपके जो है कंपोजिट नंबर होंगे, ठीक है ना। अब उन 2 फैक्टरों में कौन कौन सा, जैसे मान लो कोई संख्या है, जैसे सपोज करो 13 है, जैसे यहां पे आपने 13 ली, 13, अब 13 का फैक्टर क्या होगा, एक तो 1 होगा, एक तो 13 होगा, क्योंकि बाकी तो कोई होगा ही नहीं, ठीक है ना। इसी प्रकार से भाई एक 1 होगा, एक 13 होगा, केवल 2 फैक्टर। जैसे आपने कहा आपने ले लिया क्या 49, 49 क्या आपका प्राइम नंबर होगा क्या? आपने कहा नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं। क्यों? क्योंकि देखो इसका 7 भी आपका फैक्टर होता है, इसका 1 भी होता है, 49 स्वयं होता है। कोई भी संख्या अपना स्वयं का तो फैक्टर होती ही होती है। तो यहां पे इसके 3 फैक्टर होगा, इसलिए 49 तो नहीं होगा, 49 तो नहीं होगा। लेकिन जैसे कह दिया जाए 47, अब 47 का क्या क्या फैक्टर होता है, 47 के 2 फैक्टर होते हैं, कौन कौन से, एक तो 1 होता है, एक तो 1 होता है, एक सम संख्या 47 हो गई। क्लियर है, ठीक है। जैसे कह दिया जाए आपका 83, 83 भी आपका एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 और 83 के अलावा और कोई भी उसका फैक्टर नहीं होता। तो जिसके केवल 2 फैक्टर हों, फैक्टर मतलब वह संख्या उनसे डिवाइड हो जाए। जैसे 83 आपका केवल 1 से डिवाइड हो जाएगा, और 83 आपका 83 से डिवाइड हो जाएगा, बाकी किसी भी संख्या से ये डिवाइड नहीं होगा। तो वो आपका जो है कैसी संख्या हो गई, एक प्राइम नंबर हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें, भाज्य संख्या की, तो ऑल काउंटिंग नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। अ कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो। जैसे हमने बात की अभी 49 की, हमने बात की 49 की। 49 कैसा नंबर है? आपने कहा ये एक आपका कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसका 1 भी फैक्टर है, इसका 7 भी फैक्टर है, इसका 49 भी फैक्टर है, ठीक है ना। जैसे हम बात करें 15 की, 15 भी आपका कंपोजिट नंबर है, जिसका 3 फैक्टर है, 5 फैक्टर है, 1 फैक्टर है, स्वयं 15 भी फैक्टर है, ठीक है। तो जिस संख्या की भी 2 से अधिक फैक्टर होंगे वो आपका कंपोजिट नंबर कहलाएगा, वो आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। क्लियर है, समझ में बात आ रही है, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर क्या होगा, जिसके केवल 2 फैक्टर, 2 फैक्टर में कौन कौन सा, एक तो 1 और एक स्वयं वो संख्या, वो आपका प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या होगा, जिसके फैक्टर 2 से अधिक हों, मोर देन 2,
ठीक है ना, मोर देन 2 फैक्टर्स हो, वो संख्या आपका जो है, वो संख्या आपकी कैसी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। क्लियर है? अब जरा हम बात करते हैं परफेक्ट नंबर की। अब जरा हम बात करते हैं परफेक्ट नंबर की। अ नंबर द सम ऑफ हुज फैक्टर इज इक्वल टू द नंबर कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। ठीक है ना, जिस नंबर का जो फैक्टर है, भाई जो नंबर आपने जिसका जो फैक्टर है उनका जो योग है वो संख्या के बराबर हो तो वह आपकी एक परफेक्ट संख्या कहलाती है। जैसे यहां पर हम बात करें, जैसे आपसे कह दिया जाए क्या 4 एक परफेक्ट संख्या है क्या 4 एक परफेक्ट नंबर है क्या? तो 4 के फैक्टर क्या क्या होंगे? देखो, एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक स्वयं 4 होगा। अब जो ये फैक्टर आपने निकाले हैं इनका जो योग है वो क्या 4 के बराबर है क्या? तो आपने कहा नहीं, योग कितना है? 4 2 6 1 7 है, तो फिर 4 एक परफेक्ट नंबर नहीं है। तो देखो यहां पे क्या कह रही है, डिफिनेशन क्या कह रही है कि ए नंबर द सम ऑफ हुज फैक्टर इज इक्वल टू द नंबर कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। जो आप फैक्टर निकाल रहे हैं उस संख्या के, उन फैक्टर्स का जो सम है वो संख्या के बराबर होना चाहिए, तो वह आपका परफेक्ट नंबर कहलाता है। जैसे मैं आपको बताता हूं कौन कौन से परफेक्ट, जैसे सपोज करो 6 आपका जो है 6 का फैक्टर क्या होगा? 1, फिर आपका 2, फिर आपका 3। ठीक है, तो 3 और 2 और 1 इनका जो है सम कितना हो गया? 6 हो गया। 3, 1 और 2 का सम कितना हो गया? आपका 6 हो गया। तो ये आपका एक जो है क्या हो गया? एक परफेक्ट नंबर हो गया। जैसे कह दिया जाए आपका जो है कोई और, जैसे 12 ले लो, 12 क्या परफेक्ट नंबर हो गया क्या? आपने कहा 12 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 1 तो है ही है। 4 3 7 2 9 1 10, नहीं। और कोई फैक्टर होगा? नहीं, 6 होगा। 6 भी तो होगा, नहीं तो ये तो ज्यादा हो गया फिर, तो ये भी आपका प्राइम परफेक्ट नंबर नहीं है। तो एक अंक वाला परफेक्ट नंबर एक होता है, वो होता है 6। 2 अंक वाले की यदि बात करें तो यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर परफेक्ट नंबर की बात करें, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, परफेक्ट नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक अंक की बात करें तो 6 होता है। 2 अंकों वाला परफेक्ट नंबर 28 होता है। 3 अंकों वाला परफेक्ट नंबर 492 होता है। ठीक है ना, परफेक्ट नंबर की बात करें तो एक अंक वाला कितना होता है आपका? 6। 2 अंकों वाला कौन सा होता है आपका? जो है 2 अंकों वाला होता है आपका 28। 3 अंकों वाला आपका होता है 492 और एक और होता है 4 अंकों वाला। 4 अंकों वाला होता है 8182। ठीक है ना, एक अंक का जो परफेक्ट नंबर है वो 6 है। 2 अंकों वाला 28 है, 3 अंकों वाला 492 है और 4 अंकों वाला आपका 8182 है। आप चाहें तो 2 अंकों वाले चेक कर लीजिए। देखिए 28 के फैक्टर 2 है, फिर आपका 4 है, फिर 7 है, फिर आपका 14 है। कितना हो गया? 7 4 11 11 2 13 14 13 कितना हो गया? 27 और एक आपका 1 हो गया, 28 हो गया। 14 1 15 15 7 22 22 4 26 2 28, तो 28 हो गया। तो उसके जो फैक्टर हैं उनका जो टोटल सम है उस संख्या के बराबर होना चाहिए, तो वह नंबर आपका परफेक्ट नंबर कहलाता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए एक अंक वाला परफेक्ट नंबर तो 6 होता है, 2 अंकों वाला 28, 3 अंकों वाला 492 और 4 अंकों वाला 8182। ठीक है, ये आपके परफेक्ट नंबर होते हैं। ठीक है, चलिए अब जरा और आगे चलते हैं। अब जरा हम बात करते हैं यहां पे को प्राइम और ट्विन प्राइम्स की। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, या उन्हें हम रिलेटिव प्राइम्स भी कह सकते हैं। तो 2 नंबर्स हुज HCF इज 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो यहां पर कह रहा है कि जिन 2 नंबर का HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक, एक LCM होता है, एक HCF होता है। LCM होता है लघुत्तम समापवर्तक
और HCF होता है महत्तम समापवर्तक। तो जिन दो नंबर्स का जो आपका HCF है, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो 1 हो, उसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे जो है को प्राइम नंबर, जैसे आपसे मैं कह दूं जो है 8 9, ये क्या है, सहभाज्य संख्या, इनका HCF कितना होगा, इनका HCF 1 ही तो होगा। जैसे कह दिया जाए आपका, अच्छा मैंने कहा कि आप मुझे बताओ क्या 4 8 एक आपका को प्राइम नंबर है क्या? क्या 4 8 आपका एक को प्राइम नंबर है क्या? आप बोलेंगे नहीं है, आप बोलेंगे नहीं है, क्योंकि 4 और 8 का HCF 1 नहीं है, 4 और 8 का HCF 2 है। जिनका HCF 1 हो वो आपका को प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे कह दिया जाए आपका जो है यहां पे क्या ले लें, जैसे 4 और 3 ले लें, 4 3 भी आपका जो है को प्राइम नंबर होगा, 2 3 भी आपका को प्राइम नंबर होगा, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि जैसे आपने ले लिया जो है 5 6, ये भी को प्राइम नंबर होगा, ठीक है ना। अब जरा बात, तो ये को प्राइम नंबर समझ में आया, जिनका HCF कितना होगा 1 होगा, वो आपके को प्राइम नंबर कहलाएंगे, वो आपकी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे दे दिया गया आपको 13 और 15, पूछा गया है कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो आपको तुरंत बोलेंगे कि बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 13 15 का जो HCF है वो 1 है। अगर आपसे पूछा जाए कि 12 और 15 क्या को प्राइम नंबर है, आप बोलेंगे नहीं है, आप बोलेंगे नहीं है, क्योंकि 12 और 15 का जो HCF है वो 1 नहीं है, वो आपका कितना है, वो आपका 3 है, ठीक है ना। इसलिए जो है ये आपका को प्राइम नंबर नहीं है। अब जरा बात करते हैं ट्विन प्राइम्स की। 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन्स प्राइम्स। जुड़वा अभाज्य संख्याएं, जुड़वा सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? तो जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो, 2 हो, वो आपके जो है क्या कहलाते हैं, ट्विन प्राइम्स नंबर कहलाते हैं। क्लियर है? जैसे कह दिया जाए आपका जो है एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं 3 5 हो गया, ठीक है ना। आपका 5 7 हो गया, 2 है इनके बीच का अंतर। आप कह सकते हैं कि जो है 11 13 हो गया, ठीक है ना, 17 19 हो गया। ये आपके जो है ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं, जुड़वा सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर? जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो, 2 हो, वो आपके ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब जरा बात करते हैं हम यहां पर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं कि नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P upon Q where P and Q are integers and Q not equal to 0 are called rational number। उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, जिनको P upon Q के रूप में लिखा जाता है और Q की जो वैल्यू है वह 0 के बराबर नहीं होती, तो वे नंबर्स आपके वे संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कह दिया 5/6 ये आपका जो है एक प्राइम नंबर है, सॉरी एक आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। ये कह दिया जाए जो है आपका जो है -1/8 या कह दिया जाए 8/11, सारे आपके ये रेशनल नंबर हैं। या 5/2/3 ये भी आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। ये भी आपकी कैसी परिमेय संख्या है। तो जिनको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं और जहां पर Q जो है, Q की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होती, वे आपके कैसे नंबर कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अब जरा बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो नंबर्स विच व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल would be in non terminating and non repeating form are called irrational number। तो हमने डेसिमल में पढ़ा था, डेसिमल 2 प्रकार से होता है, टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 प्रकार से होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो यहां पर जो इरेशनल नंबर है वो कैसा होता है आपका कि नंबर्स विच व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल वुड बी इन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग फॉर्म आर कॉल्ड इरेशनल नंबर।
ठीक है ना। जो आपके जो संख्याएं हैं जो दशमलव में आती हैं, जो आपकी मतलब आसान दशमलव, जो बार बार नंबर जिसमें रिपीट होते हैं, लेकिन एक ही नंबर रिपीट नहीं होता, नंबर भी डिफरेंट रिपीट होते हैं, वो आपका जो है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे आपको पता है कि पाई एक आपका जो है क्या है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई का मान कितना होता है 3.1456, ऐसे करके आपका बार बार रिपीट होता है 7, ये बार बार जो है आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे आप देखते होंगे पाई का मान कितना लिया जाता है 3.14 ले लिया जाता है। ठीक है, तो पाई एक कैसी संख्या है आपकी जो है इरेशनल नंबर है। जैसे कह दिया जाए √2, जैसे कह दिया जाए √5, ये कैसे नंबर है आपके, ये नंबर इरेशनल नंबर है, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि पाई जो है कैसी संख्या है, रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है कि परफेक्ट नंबर है कि आपका इमेज जो है आपका इमेजिनरी नंबर है। तो पाई कैसा नंबर है आपका, इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्याएं हैं। क्लियर है, समझ में बात आ रही है। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो Q है उसकी जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0 होती है। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग फॉर्म में आती हैं दशमलव के, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं जरा। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर याद रखने हैं। इनसे आपको क्वेश्चन करने में बहुत सहायता मिलती है, बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे पहला पॉइंट है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, दूसरा ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, जैसे आपको मैंने बताया कि आपके जो है नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7, ये सब आपके नेचुरल नंबर हैं। होल नंबर क्या होते हैं, जब होल नंबर की बात करते हैं तो होल नंबर्स आपके होते हैं 0 0 1 2 3 4, ये आपके होल नंबर कहलाते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4, तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स और ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ये डायरेक्ट आपको जो है ट्रू या फॉल्स करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको ABCD में मिलता है कौन सा सही कौन सा गलत, तब आप आसानी से यहाँ पे जो है उसको टिक कर सकते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। क्लियर है। तीसरा पॉइंट, 0 इज होल नंबर्स विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। अब क्लियर हो गई बात, 0 जब साथ में मिल जाता है तो वो होल नंबर कहलाता है, लेकिन 0 जो है नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो 0 इज होल नंबर्स विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। 0 जो है पूर्ण संख्या में तो आता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में नहीं आता। क्लियर है, प्राकृतिक संख्याओं की जब हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सारे आपके नेचुरल नंबर हैं। क्लियर। अब जरा देखिए, इवन नंबर प्लस इवन नंबर तो क्या आएगा आपका, इवन नंबर आएगा। जैसे एग्जाम्पल के समझ लीजिए, आपने कहा 2 + 4 कितना आया आपका 6। ठीक है ना, अगर आप करेंगे 8 + 6 कितना आएगा 14। तो अगर दो सम संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो हमेशा सम संख्या आएगी। दो सम संख्याओं को अगर आप ऐड करेंगे तो हमेशा सम संख्या आएगी। तो अगर आप इवन नंबर और इवन नंबर को प्लस करेंगे तो हमेशा इवन नंबर मिलेगा। अगर आप ऑड नंबर से ऑड नंबर को प्लस करेंगे तो हमेशा इवन नंबर आएगा। जैसे यहां पे आप ले लीजिए 3 + 5 कितना आया आपका 8, 3 + 5 कितना आया 8, 7 + 5 कितना आएगा 12, तो 12 भी तो आपका इवन नंबर है। तो जब दो ऑड नंबर को आप प्लस करते तो हमेशा आपको इवन नंबर प्राप्त होता है। क्लियर है। इवन नंबर को ऑड नंबर से ऐड करने पे हमेशा ऑड नंबर मिलेगा। जैसे 2 में आप जो है 3 जोड़ दीजिए कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, 4 में 3 जोड़ कितना आएगा 7 आएगा। तो अगर आप एक इवन नंबर को एक ऑड नंबर से जोड़ते हैं तो हमेशा आपको क्या मिलता है, यहाँ पे ऑड नंबर मिलता है। ठीक है, अगर आप यहां पर जो देखें कि अगर इवन नंबर को हम इवन नंबर से माइनस करते हैं तो हमेशा इवन नंबर आता है। इवन नंबर को अगर इवन नंबर से माइनस करेंगे हमेशा क्या आएगा इवन नंबर। जैसे देखो, अगर आप 6 - 4 करते कितना आएगा 2 आएगा।
8 माइनस अगर आप 4 करते तो 4 आएगा। तो अगर इवन नंबर को इवन नंबर से माइनस करते तो आपका इवन नंबर आएगा। अगर ऑड नंबर को ऑड नंबर से माइनस करते हैं तो इवन नंबर आएगा। जैसे 7 माइनस 5 2 आएगा, ठीक है ना। 9 माइनस 7 2 आएगा, ठीक है ना। 7 माइनस 3 4 आएगा। तो जब भी आप ऑड नंबर से ऑड नंबर को माइनस करेंगे तो इवन नंबर मिलेगा। इवन नंबर से ऑड नंबर को माइनस करेंगे तो ऑड नंबर मिलेगा। ऑड नंबर से इवन नंबर को माइनस करेंगे तो हमेशा ऑड नंबर मिलेगा, ठीक है ना। इवन नंबर से इवन नंबर को मल्टीप्लाई करने पर इवन नंबर मिलता है। ऑड नंबर से ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करने पे ऑड नंबर मिलता है। इवन नंबर से ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करने पे इवन नंबर मिलता है। जैसे 2 इंटू 3 6 आएगा, और 5 इंटू 7 5 इंटू कितना आएगा आपका, इवन नंबर से ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करने पर, ऑड नंबर से ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करने पे ऑड नंबर मिलता है। लेकिन ऑड नंबर को तो अगर 5 इंटू 7 करेंगे तो आपका ऑड नंबर हो गया ना दोनों। लेकिन 5 का मल्टीप्लाई अगर 4 से करेंगे तो 20 आएगा। 7 का मल्टीप्लाई 6 करेंगे 42 आएगा। तो अगर आप ऑड नंबर का मल्टीप्लाई इवन नंबर से करते हैं तो हमेशा आपको इवन नंबर मिलता है, ठीक है। ऑड नंबर से ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड नंबर मिलेगा। इवन नंबर से ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर मिलेगा। अब देखिए, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, वहां कहीं भी इवन या ऑड की बात नहीं की गई, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। द ओनली, अब देखो ओनली लग गया, यहां इवन प्राइम नंबर लग गया, तो आंसर क्या आ गया 2। द फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर इज 3। 1 इज ए यूनिक नंबर, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है ना। एक जो है आपका एक यूनिक नंबर है, वो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, ना तो अभाज्य संख्या है ना तो भाज्य संख्या है। द लीस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है आपकी, 4 है, ठीक है ना। द लीस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। द लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज 9, ठीक है ना। सबसे छोटी सबसे छोटा समभाज्य संख्या आपकी 2 है, 4 है, और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या आपकी 9 है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं जो है एग्जाम के टाइम पर, ठीक है ना। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं जिनको आप आसानी से अब आंसर दे पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। आपको प्राइम नंबर बताना कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही होगा, तो बताना इसमें कौन सी अभाज्य संख्याएं इसमें जो है 137, 173, 1319, 437, 811, इसमें कौन कौन सी प्राइम है, कौन कौन सी जो है आपकी कंपोजिट है। जैसे अब हम यहां पे जरा चेक करते हैं भाई 130, अब कैसे निकालेंगे जरा देखो 137, ठीक है ना। 137 की अगर हम बात करें तो इसको आप कैसे यहां पे पता करेंगे कि जो है यह एक आपका प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर। देखिए जरा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो 137 दिया है तो आप सबसे पहले ये देखेंगे किस संख्या के स्क्वायर से यह संख्या छोटी है। जैसे 137 आपके 12 के स्क्वायर से छोटी संख्या है, ठीक है। अब आप क्या करें, 12 से कम जितने आपके प्राइम नंबर हैं सबको जरा लिख लीजिए। कौन कौन से हैं, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 11 आएगा। अब जरा देखिए किसी एक संख्या से क्या डिविजिबल है क्या, 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। 3 से डिवाइड होगा क्या, तो 3 4 जा 12 और नहीं होगा। 5 से होगा, नहीं होगा। 5 2 जा 10 नहीं होगा। 7 से होगा, 7 1 जा 7 नहीं होगा। 11 से होगा क्या, 11 1 जा 11 और बचेगा 2, नहीं 11 से भी नहीं होगा। तो आपका 137 एक आपका प्राइम नंबर है। 137 एक आपका प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। आपको ये बताना है इन पांचों में कौन सा प्राइम है, कौन सा कंपोजिट है। तो ये तो आपका प्राइम हो गया। 173 जरा चेक कर लो, 173 को जरा चेक करते हैं। तो 173 किसके स्क्वायर से छोटा है, आपने कहा कि 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो और 169, तो ये 14 के स्क्वायर से छोटा है। ये 14 के स्क्वायर से क्या है, छोटा है,
173, ठीक है ना। तो यहाँ पे जरा देखें कौन कौन से आपके प्राइम नंबर आएंगे। 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा और 13 आ जाएगा, ठीक है। क्या ये 2 से डिविजिबल है 173? तो 2 8 जा 16 नहीं डिविजिबल है। 3 से क्या डिविजिबल है क्या? तो 3 5 जा 15 बचेगा 2 नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 5 से है। 5 से है क्या? 5 जरा डिवाइड करके देखो भाई 173 की नहीं, क्योंकि लास्ट में 3 है ना, 5 3 डिविजिबल नहीं होगा। 7 से होगा क्या? 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 नहीं। 11 से होगा क्या? 11 1 जा 11, तो देखो 11 1 जा 11 में कितना बचेगा? 6 3 नहीं है, 11 से भी नहीं होगा। 7 से होगा क्या? जरा एक बार चेक कर लो। 7 2 जा 14 बचेगा 3 नहीं, 7 से भी नहीं होगा। जरा 13 से चेक करिए, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13 कितना बचेगा? 4 43 नहीं, ये आपका 13 से भी डिविजिबल नहीं है। तो ये भी एक आपका प्राइम नंबर है, ये भी एक आपका कैसा नंबर है? 173 भी आपका एक प्राइम नंबर है, ये भी आपका एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा इसमें प्राइम नंबर है, कौन सा कंपोजिट नंबर है। अब जरा देखें 319 की जरा बात करते हैं। 319 की जरा बात करिए, क्या ये कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है? तो जरा देखें 319 किसके स्क्वायर से छोटा है? आपने कहा कि 324, तो 18 के स्क्वायर से छोटा है। 18 के स्क्वायर से छोटा है 319। क्या क्या आएगा यहाँ पे? 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, फिर आपका 11 आएगा, 13 आएगा और आपका 17 आएगा। ये सारे प्राइम नंबर हैं। 2 से क्या डिविजिबल है? 319 नहीं होगा। 3 से है क्या? नहीं होगा, ठीक है ना। 5 से है क्या? तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 नहीं होगा। क्या 7 से होगा? 7 4 जा 28, 11 में से 8 गए तो 3 39 नहीं, ये भी नहीं, 7 से भी नहीं होगा। 11 से होगा क्या? जरा देखो भाई, 11 1 जा 11 2 जा 22, 11 में से 2 गए 9, 99 बिल्कुल होगा। ये एक आपका जो है कंपोजिट नंबर है। एक भी अगर आपका ज्यादा फैक्टर है तुरंत आप बता दीजिए उसको कंपोजिट है कि प्राइम। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि जैसे ही मोर देन 2 फैक्टर आएंगे वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो ये एक आपका कंपोजिट नंबर है, ये एक आपका कंपोजिट नंबर है, ये आपका एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब जरा बात करते हैं 437 की। 437 देखो 437 किसके स्क्वायर से छोटा है? तो आपने कहा 21 का कितना होता है? 441, 400, तो 21 के स्क्वायर से छोटा है 437। क्या क्या लेंगे आप? 2 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे, 11 लेंगे, 13 लेंगे, 17 लेंगे और आप 19 लेंगे। अब जरा देखिए क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं है। 3 से है क्या? 3 से होगा क्या? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 बचेगा 1 3, 3 4 जा 12 नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 3 से भी डिविजिबल नहीं है। क्या 5 से है? 5 से भी नहीं होगा। 7 से है क्या? 7 6 जा 42 नहीं, 7 से भी नहीं होगा क्योंकि 70 नहीं आएगा। 11 से है क्या? 11 3 जा 33, 33 आ जाएगा 107 नहीं, 11 से भी नहीं होगा। अब जरा बात करते हैं 13 से। 13 1 जा 13 2 जा 26 और 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 39, तो 13 में से 9 कितना 4 बचेगा ना? नहीं, 13 से भी नहीं है, 13 से भी नहीं है। 17 से होगा क्या? तो 17 दूना 34, 17 3 51, 17 दूना 34, 34, 13 में से 4 गए 9 और 17 3 51 और 97, तो 13 से 4 गए 9, नहीं 17 3 51 17 चौक 17 अपना 85 नहीं होगा। जरा 91 से देखिए, 19 दूनी 38, 19 तो 19 दूना 38, 38, 13 में से 8 गए 5, 19 या 57 होता है ना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ये आपका एक प्राइम, ये आपका एक कंपोजिट नंबर है, ये आपका एक कंपोजिट नंबर है, ये आपका एक क्या है? कंपोजिट नंबर है। ये भी एक आपका कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है ना, कंपोजिट नंबर होगा ये भी। अब जरा बात कर लेते हैं 811 की। 811 की
811 की अगर बात करें तो ये आपका जो है किसके स्क्वायर छोटा है, तो आपने कहा 29 का होता है आपका 841, तो ये 29 के स्क्वायर से छोटा है 811। तो यहाँ पे जरा देखें 29 की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 लिया जाएगा, 3 लिया जाएगा, 5 लिया जाएगा, 7 लिया जाएगा, 11 लिया जाएगा, 13, 17, 19 और आपका जो है 23 और आपका क्या लिया जाएगा 23 के बाद 27, तो आपका 26 नहीं 25, 29 होगा, तो 29 तो इतने लिए जाएंगे। अब जरा देखो क्या 2 से डिविजिबल है क्या, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 1 है, नहीं होगा। 3 से होगा क्या, 3 2 जा 6 और नहीं 3 से भी नहीं होगा। 5 से होगा क्या, 5 1 जा 5, नहीं लास्ट में 1 है, 5 से भी नहीं होगा, ठीक है ना। 7 से होगा क्या, 7 से 7 1 जा 7, 11 बचेगा, नहीं 7 से भी नहीं होगा। 11 से होगा क्या, 11 7 जा 77, नहीं 77, कितना बचेगा 41, नहीं 11 से भी नहीं होगा। जरा 13 से देखो, 13 से होगा क्या, तो 13 से 91, 13 कितना हो जाएगा 78, तो 13 का भाग देकर देख लो भाई, तो 13 6 जा 68, नहीं 78, 11 में से 8 गया 3, नहीं इससे भी नहीं होगा, ठीक है ना। 17 से देख लो, 17 पन्ना 85, 17 चौको 68, 68 68 68, तो 11 में से 8 गए 3, नहीं यहाँ भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा। 19 से देख लो, 19 या 57, 19 चौको कितना होता है, 19 चौको होता है आपका 19 चौको 76 होता है, तो यहाँ पे देखिए 19 चौको 76, जरा माइनस करिए, 11 में से 6 गया कितना बचेगा 5, नहीं 51 नहीं आता 19 के टेबल में, ये भी नहीं होगा। जरा 23, तो 23 2 जा 46, 23 3 जा कितना हो जाएगा 3 3 जा 69, 23 4 जा 92, तो 23 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 69, 1 11 में से 9 गए 2, यहाँ बचेगा 1, 121, नहीं 23 के टेबल में 121 नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका जो ये है ये आपका एक प्राइम नंबर है, ये आपका एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना, ये आपका एक प्राइम नंबर है। तो इस प्रकार से जो है आप प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए लिया कि आप से जब भी अब एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, आप आसानी से कर पाएंगे। कौन सा नंबर आपका कंपोजिट है, कौन सा नंबर आपका जो है प्राइम है, आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो आज की क्लास बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।